आज के वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सैगरे चार्ट। सैगरे एक साइंटिस्ट का नाम है। तो इन्होंने नेचर में, प्रकृति में जितने भी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उन न्यूक्लियाई में स्थायी न्यूक्लियाई हैं, स्थायी मतलब जो डिके नहीं करते, और अस्थायी न्यूक्लियाई जो डिके करते हैं, उनका एक चार्ट बनाया। अस्थायी न्यूक्लियाई में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अस्थायी न्यूक्लियाई में वही न्यूक्लियाई लिए गए जिनकी जो लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ या लाइफ टाइम जो भी है, वो इतना हो कम से कम कि उनको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किया जा सके। अगर बहुत कम हाफ लाइफ है यानी डिटेक्टर उनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है, तो ये मान के चलेंगे हम कि वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर, क्योंकि उनको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। हाफ लाइफ इतनी कम है उनकी कि उनको नेचर में हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो केवल वो अस्थायी न्यूक्लियाई लिए जिनकी हाफ लाइफ इतनी है कि वो डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट हो जाए। एक तो वो अस्थायी न्यूक्लियाई लिए, इसके अलावा स्थायी न्यूक्लियाई जो डिके नहीं करते। तो इन सभी न्यूक्लियाई का उन्होंने एक चार्ट बनाया। चार्ट कैसे बनाया? एक्स एक्सिस पर तो लिया प्रोटॉन संख्या और वाई एक्सिस पर ली न्यूट्रॉन संख्या। किसी भी नाभिक में जो नेचर में पाए जाते हैं उनमें कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसका एक चार्ट बनाया। यानी ये जेड को प्रोटॉन संख्या यानी जेड और न्यूट्रॉन संख्या एन, इन दोनों का सम करें तो ये द्रव्यमान संख्या ए के बराबर होता है। यहाँ पर इस चार्ट में मैंने एक लाइन खींची है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए। इस लाइन पर जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनमें प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या बराबर होती है। तो सैगरे ने इस चार्ट में सभी न्यूक्लियाई का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबरों को प्लॉट किया और इस तरह का ये कर्व मिला। यानी ये लो प्रोटॉन संख्या, कम प्रोटॉन संख्या है जब, तो ये न्यूक्लियाई इस लाइन पर जो n इज इक्वल टू जेड है या z इज इक्वल टू n है उस लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे हम प्रोटॉन संख्या बढ़ती जाती है, ये जो कर्व है, चार्ट है, वो इस लाइन से डेविएट होता जाता है, विचलित हो जाता है टुवर्ड्स लार्जर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियाई हैवी होते जाते हैं, भारी होते जाते हैं, उनमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो एक कर्व इधर मुड़ गई, थोड़ी ये डेविएट हो गई इस लाइन से। तो इस सभी न्यूक्लियाई का उन्होंने एक चार्ट बनाया जितने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो ये काले काले डॉट मैंने जो बनाए हैं, ये वे न्यूक्लियाई हैं जो स्थायी हैं, और स्थायी न्यूक्लियाई के इधर उधर ये जो ग्रीन डॉट हैं ये हैं अस्थायी न्यूक्लियाई। तो जो सबसे हैवी, भारी स्थायी न्यूक्लियाई होता है वो लेड का होता है। लेड का जो जेड है, प्रोटॉन संख्या है, वो 82 के आसपास होती है। तो ये 90 से थोड़ा पहले 82 के आसपास। इसके बाद जितने भी हैवी न्यूक्लियाई होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं? अनस्टेबल। ये सारे न्यूक्लियाई अनस्टेबल हैं। और इन स्टेबल, स्थायी, स्टेबल मीन्स स्थायी न्यूक्लियाई के दोनों तरफ कैसे न्यूक्लियाई हैं? अस्थायी। ये भी अस्थायी न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है इसको बोलते हैं हम सैगरे चार्ट, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रीडिंग कर देता हूँ। सैगरे ने प्रकृति में पाए जाने वाले सभी स्थायी व अस्थायी, अस्थायी में कौन से लिए? जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, यानी उनको हम इतनी है कि उनको हम डिटेक्ट कर सकें डिटेक्टर के द्वारा। बहुत कम हाफ लाइफ होगी तो डिटेक्टर उनको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियाइयों को यहाँ पे नहीं लिया गया है, क्योंकि उनको फिर जब हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलेंगे वो न्यूक्लियाई नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो स्थायी और अस्थायी तत्वों के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या के मध्य ग्राफ खींचा। इसी ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ट बोलते हैं या सैगरे चार्ट। दो नामों से जाना जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ट या सैगरे चार्ट के नाम से जाना जाता है। चित्र में सैगरे चार्ट को दर्शाया गया है। अब जब इस चार्ट की हम
का अध्ययन करते हैं तो उससे कुछ पॉइंट्स हमें, कुछ खास जानकारी हमको प्राप्त होती है। क्या है वो जानकारी? देखिए, पहली चीज, पहला पॉइंट, ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या कम है, यानी इस रीजन में द्रव्यमान संख्या कम है, उनमें, उनके नाभिकों में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन संख्या बराबर होती है। यानी जितने उनमें प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। जैसे हीलियम का नाभिक ले लो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, कार्बन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अब जैसे जैसे नाभिक भारी होता जाता है, कर्व इधर मुड़ रही है, यानी न्यूट्रॉन संख्या ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू प्रोटॉन संख्या, तो कर्व इधर डेविएट हो गई इस साइड में। इस साइड में कोई भी पॉइंट लेंगे वहाँ पे प्रोटॉन संख्या ज़्यादा होगी न्यूट्रॉन से, और इस साइड में न्यूट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी प्रोटॉन से, और इस लाइन पर क्या होगा, प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या दोनों बराबर होगी। ठीक है ना? अब देखिए एक और चीज़ हम यहाँ देखते हैं, जैसे ये अस्थायी न्यूक्लियाई है, इसके जो ऊपर है ये अस्थायी है, इसके नीचे है वो भी अस्थायी है। तो जो इसके ऊपर होगा उसमें इसकी तुलना में ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे, और इसकी जो नीचे होगा उसमें इस नाभिक की तुलना में कम न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है ना? तो जो ऊपर वाले ये नाभिक हैं ये बीटा माइनस डिके करके, ये बीटा माइनस डिके में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो स्थायी नाभिक बन जाता है। जो नीचे वाले नाभिक हैं वो बीटा प्लस डिके करेंगे, और बीटा प्लस डिके करके एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्व यानी स्थायी हो जाएगा वो। तो यहाँ तक के जो नाभिक हैं, स्थायी न्यूक्लियस के आसपास के जो नाभिक हैं, जो अस्थायी नाभिक हैं, वो बीटा डिके के द्वारा अपने आप को स्थायी अवस्था में, स्थायी न्यूक्लियस में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो भारी न्यूक्लियाई हैं, इनमें इनको स्थायी बनने के लिए ज़्यादातर केसेस में मोस्ट प्रोबेबिलिटी अल्फा डिके की होती है। अल्फा डिके के द्वारा ये नाभिक, जो भारी नाभिक हैं, वो अपने आप को स्थायित्व प्रदान करते हैं, यानी दूसरे नाभिक में कन्वर्ट हो जाएंगे जो स्थायी होगा। एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं हम कि न्यूट्रॉन संख्या लगभग 150 या 160 के आसपास, और प्रोटॉन संख्या लगभग 110 या 120 के आसपास वाले नाभिक के बाद कोई भी नाभिक नहीं पाया जाता। यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें तो लगभग ये 270 यानी द्रव्यमान संख्या 270 से अधिक वाले नाभिक नेचर में नहीं पाए जाते। जितने भी नाभिक पाए जाते हैं उनकी द्रव्यमान संख्या 270 या उससे कम ही होती है। तो कर्व यहीं तक है, आगे नहीं गई ये कर्व। ये क्यों नहीं गई कि इसके आगे वाले जो नाभिक हैं, या तो उनकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, या वो फिर नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो द्रव्यमान संख्या लगभग 270 के आसपास ही या उससे कम वाले नाभिक ही प्रकृति में पाए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। द्रव्यमान संख्या A का मान बढ़ने पर, जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या A का मान बढ़ेगा, यानी हम ऊपर चलेंगे तो प्रोटॉन संख्या भी बढ़ रही है, न्यूट्रॉन संख्या भी बढ़ रही है, तो द्रव्यमान संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या बढ़ने पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का मान समान रूप से नहीं बढ़ता, यानी कुछ दूरी तक तो, यहाँ तक तो मान लीजिए प्रोटॉन संख्या बराबर न्यूट्रॉन संख्या होती है, लेकिन इससे आगे फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या ज़्यादा होती जाती है प्रोटॉनों से। प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन भी बढ़ते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या हमेशा प्रोटॉन संख्या से ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये कर्व इधर बाईं तरफ थोड़ी शिफ्ट हो जाती है। तो A का मान बढ़ने पर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का मान समान रूप से नहीं बढ़ता, यानी ये नहीं है कि 4 प्रोटॉन बढ़े तो 4 न्यूट्रॉन भी बढ़ गए हों, ऐसा नहीं होता। 4 प्रोटॉन बढ़े तो 5 या 6 न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अर्थात भारी नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या
इज ग्रेटर देन प्रोटॉन संख्या, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाते हैं। इस कारण सेग्रेग जो चार्ट है वो Z इज इक्वल टू एन लाइन है, जो ये हमारी Z इज इक्वल टू एन लाइन है, इससे विचलित हो जाता है और किधर मुड़ जाता है, न्यूट्रॉन एक्सिस की तरफ ये मुड़ जाता है, वाई एक्सिस की तरफ मुड़ जाता है। तो सेग्रेग चार्ट Z इज इक्वल टू एन लाइन से दूर किस तरफ, n ग्रेटर देन Z की तरफ होता जाता है और न्यूट्रॉन अक्ष की ओर झुक जाता है, न्यूट्रॉन अक्ष की ओर, यानी ये न्यूट्रॉन अक्ष है, इसकी ओर झुक जाता है। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ इससे, चार्ट से जो हमने ज्ञात किया। तीसरा पॉइंट है, इस चार्ट का अधिक A यानी द्रव्यमान संख्या अधिक ज़्यादा द्रव्यमान संख्या के लिए न्यूट्रॉन अक्ष की ओर झुकाव इस बात को दर्शाता है कि भारी नाभिकों में प्रोटॉन संख्या की अपेक्षा न्यूट्रॉन संख्या अधिक होती जाती है। ये जो झुक रही है, ये कर्व जो सेग्रेग चार्ट इधर झुक रहा है न्यूट्रॉन अक्ष की तरफ, ये क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे नाभिक भारी होते जाते हैं उनमें प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन संख्या अधिक होती जाती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए, द्रव्यमान संख्या A के किसी एक निश्चित मान के लिए एक या दो स्थायी नाभिक होते हैं एवं कुछ अस्थायी नाभिक भी प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी द्रव्यमान संख्या ले लें हम, मान लो यहाँ पर ले लें, तो इसके लिए प्रोटॉन संख्या भी कुछ होगी, न्यूट्रॉन संख्या भी कुछ होगी, और ये स्थायी नाभिक हैं तो इसके ऊपर भी अस्थायी नाभिक मिल रहे हैं, इसके दोनों तरफ हमें अस्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं। स्थायी नाभिक भी हैं और किसी एक द्रव्यमान संख्या के लिए हमें स्थायी नाभिक भी मिल सकता है, अस्थायी नाभिक भी हो सकता है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या अलग होगी, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या अलग होगी, ये पॉइंट अलग अलग हैं, लेकिन इसमें ये स्थायी होगा, इसके दोनों तरफ अस्थायी होंगे। तो यहाँ पर एक या दो न्यूक्लियाई यहाँ हो सकते हैं, ऐसे एक या दो न्यूक्लियाई इसके ऊपर नीचे भी हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक निश्चित A के द्रव्यमान संख्या के मान के लिए हमें स्थायी नाभिक भी मिलते हैं और अस्थायी नाभिक भी मिलते हैं। Z इज इक्वल टू 82, मैंने बताया लेड के लिए, लेड सबसे भारी स्थायी तत्व नाभिक होता है, स्थायी तत्व होता है। इससे जेड का मान 83 या 84 कर दें और ज़्यादा कर दें तो वो नाभिक सारे कैसे हो जाते हैं, फिर अस्थायी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो Z इज इक्वल टू 82 वाला नाभिक अंतिम भारी स्थायी नाभिक होता है तथा Z का मान 82 से अधिक होने वाले सभी नाभिक कैसे होते हैं, अस्थायी। तो इसमें मैंने यही दिखाया, यहाँ जो ब्लैक डॉट है वो यहीं तक है, यानी ये स्थायी नाभिक है, तो इसके लिए लगभग 82 होगा, और इससे आगे फिर Z का मान बढ़ने पर कैसे नाभिक हो गए, हमें अस्थायी नाभिक प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, वे नाभिक जिनके लिए Z का मान 110 या 120 हो, या और N का मान 150 या 160 हो से अधिक हो, न्यूट्रॉन का मान तो कितना हो, 150 या 160 से अधिक हो, और प्रोटॉनों की संख्या 110 या 120 से अधिक हो, यानी इन दोनों को अगर जोड़ें हम तो लगभग द्रव्यमान संख्या का मान ग्रेटर देन 270 आता है। तो एक ग्रेटर देन 270 वाले नाभिक प्रकृति में नहीं पाए जाते, यानी ये बहुत भारी नाभिक हो जाते हैं, या तो ये इतने अस्थायी तो इतना ज़्यादा है इनका कि इनकी जो हाफ लाइफ है बहुत कम होती है, जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि इनका संसूचन संभव नहीं होता है। तो ये चार्ट में इस पॉइंट के बाद यहाँ पर ये चार्ट खत्म हो जाता है यहीं पर। इसके आगे जितने भी नाभिक होंगे उनके लिए A का मान कितना होगा, ग्रेटर देन 270, तो आगे नाभिक एग्जिस्ट नहीं करते, यहीं तक नाभिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, हरे गोले
से स्थायी नाविकों को दर्शाया गया है। जैसा मैंने बताया, जो हरे हरे गोले हैं वो अस्थायी नाविक हैं। ये अस्थायी नाविक, कोई भी अस्थायी नाविक ज़्यादा समय तक नहीं अस्थायी रह सकता है, वो डिके करेगा, क्षय होगा उसका, या तो अल्फा डिके के द्वारा होगा या बीटा डिके के द्वारा होगा। तो जैसा मैंने बताया, इस जहाँ तक स्थायी नाविक हैं उनके ऊपर नीचे जो नाविक हैं वो तो बीटा डिके के द्वारा क्षय करते हैं, स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाते हैं, और स्थायी नाविक के ऊपर जो नाविक हैं वे अल्फा क्षय के द्वारा स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दो तरह से इनका क्षय होता है अस्थायी नाविकों का, या तो वो अल्फा डिके करते हैं या बीटा डिके करते हैं। ये कैसे अल्फा डिके और बीटा डिके कौन कौन से नाविक करेंगे? ये जो भारी नाविक हैं इनकी प्रोबेबिलिटी होती है अल्फा डिके करने की, और जो स्थायी नाविकों के ऊपर नीचे जो अस्थायी नाविक हैं, स्थायी नाविकों के दोनों तरफ जो अस्थायी नाविक हैं, ये क्या करेंगे? बीटा डिके करेंगे। जैसे ये नाविक है, इसमें जो स्थायी नाविक है उसकी तुलना में न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, ये ऊपर कर्व है, तो ये इसमें एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी बीटा माइनस का डिके होगा और स्थायी नाविक में आ जाएगा। नीचे वाले नाविक अस्थायी हैं, ये इसमें प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन जो स्थायी नाविक की तुलना में प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हैं, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और ये स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाएगा। तो लो ए वाले, कम ए वाले तो बीटा डिके करते हैं, और ज़्यादा ए वाले जिनकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा है वो अल्फा डिके के द्वारा स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है जेड ग्रेटर देन 82, यानी लेड से भारी नाविक वाले अस्थायी नाविकों में अल्फा क्षय की संभावना अधिक होती है। जैसा मैंने बताया, जो स्थायी अंतिम स्थायी नाविक है वो लेड होता है 82, इसके लिए जेड 82 होता है, उसके ऊपर फिर स्थायी नाविक खत्म हो जाते हैं, सब अस्थायी होते हैं। तो ऐसे जो भारी नाविक हैं वो अल्फा डिके के द्वारा स्थायी होते हैं, जबकि स्थायी नाविकों के ऊपर वाले अस्थायी नाविक क्या करते हैं? बीटा माइनस का क्षय करते हैं, उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा माइनस कण होता है, द्वारा क्षय होता है। और जो स्थायी रेखा है काली वाली, उसके जो नीचे नाविक आ रहे हैं वो उनमें प्रोटॉन, स्थायी नाविक की तुलना में प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, तो वो बीटा प्लस डिके करेंगे, उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बीटा क्षय द्वारा स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए कोई अस्थायी नाविक है, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है। हर अस्थायी नाविक की कुछ कुछ हाफ लाइफ होती है, लाइफ टाइम होता है, उतने समय तक ही वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब ये भारी नाविक हैं वो क्या होंगे? अल्फा क्षय करेंगे, अल्फा डिके करेंगे। तो जब अल्फा डिके होता है तो द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी आ जाती है, और द्रव्यमान संख्या में तो 4 की कमी आती है, और एटॉमिक नंबर जेड में 2 की कमी आती है। ये नया नाविक स्थायी नाविक बन जाता है। ये जो जरूरी नहीं स्थायी हो, ये अस्थायी हो सकता है, फिर और डिके करे तो अस्थायी बन जाएगा। तो ये इस तरह से अल्फा डिके होगा। तो ये इनका टोटल करें हम जेड माइनस 2 प्लस 2, तो ये जेड हो जाएगा। ए इनका टोटल करें ए माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा डिके में परमाणु संख्या में तो 2 की कमी आती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी आ जाती है, और एक हीलियम नाविक जो अल्फा कण कहलाता है उसका वो डिके कर जाता है। वे नाविक जो स्थायी नाविकों के ऊपर वाले नाविक हैं, ऊपर वाली लाइन में, वो बीटा माइनस डिके करते हैं। तो उनमें जो एक प्रोटॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन संख्या एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यूट्रॉन संख्या एक कम हो जाएगी, प्रोटॉन संख्या एक बढ़ जाएगी, और बीटा माइनस का डिके हो जाएगा। इसी प्रकार से जो स्थायी नाविकों के नीचे वाले नाविक हैं उनमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, तो एक प्रोटॉन संख्या में एक कमी आ जाएगी, न्यूट्रॉन संख्या एक बढ़ जाएगी, द्रव्यमान संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, और इस क्षय को बोलते हैं बीटा प्लस क्षय। इसमें पॉजिट्रॉन एमिट होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो इस तरह से जो अस्थायी नाविक हैं वो कोशिश करते हैं अपने में से अल्फा बीटा क्षय करके स्थायी नाविक में परिवर्तित हो जाए। एक और पॉइंट देखते हैं हम इसका चार्ट से। मध्यम तथा भारी नाविकों में n/z का मान 1 और 1.6 के बीच में होता है, यानी जो हमारी
स्ट्रेट लाइन थी उस पर तो क्या होगा, n/z=1। तो यहाँ से मध्यम नाभिक और भारी नाभिकों में ये कर्व इधर शिफ्ट हो गई, यानी n न्यूट्रॉन संख्या ज़्यादा है प्रोटॉन संख्या से, और जैसे जैसे ये द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है ये डेविएशन बढ़ता जाता है। तो न्यूट्रॉन संख्या बटे प्रोटॉन संख्या का जो मान है मध्यम और भारी नाभिकों में, इसका मान 1 और 1 और 1.6 के बीच में वेरी करता है। तो ये सारे पॉइंट हमें, ये सारे जो सैगरे चार्ट है वो हमें इस तरह से विभिन्न नाभिकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।